आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एसिड्स पढ़ेंगे डिटेल में, फिर बेस और फिर लास्ट में कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, एसिड की। ठीक है, अब मैं बोर्ड पर कुछ एसिड लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मोस्ट कॉमन एसिड हैं, है ना, या मैं कहूँ जो मोस्ट फेमस एसिड है, ठीक है, उनमें से कुछ हैं जैसे कि HCl। ठीक है, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे हैं H2SO4, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और तीसरा क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पहले का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरे का नाम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जो तीन एसिड हैं, इन तीनों एसिड में कुछ कॉमन बात है। क्या, तो आंसर है कि इसमें भी H है ना, और Cl है। अगर हम इस H2SO4 को देखें तो इसमें भी देखो 2 H हैं और SO4 है साथ में, है ना, करेक्ट। और इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें भी H है और NO3 है। तो इन तीनों में एक कॉमन बात है कि इन तीनों के पास क्या है, H। इन तीनों के फॉर्मूले में H आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब H तो ऐसे आपको और भी फॉर्मूलों में दिख सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर के फॉर्मूले में भी H दिखता है, करेक्ट। समझ आ रही बात आपको, या मैं कहता हूं आपको कोई और एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपने ले लिया कोई ग्लूकोज ले लिया, सब कुछ करो। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ले लिया। ठीक है, इसमें भी आपको H दिखता है, ऐसा समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिनके पास H होता है वो एसिड होते हैं, तो मैं गलत कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जिनके पास H होता है वो एसिड होते हैं, तो मैं गलत कह रहा हूं। तो फिर मैं सही कब होऊंगा, मैं सही तब होऊंगा जब मैं कहूं कि वो सब्सटेंस एसिड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। फिर से सुनो, वो सब्सटेंस एसिड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर या अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में जब वो होते हैं तो क्या होते हैं, क्या 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 देते हैं, वो हमें H पॉजिटिव देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो, इसने ये H पॉजिटिव आयंस बनाया है और एक एनायन भी बना दिया नेगेटिव। ऐसे इसने यहाँ पर 2H पॉजिटिव बनाया, SO4 2 नेगेटिव बना लिया। HNO3 में H पॉजिटिव दिया, NO3 नेगेटिव। तो इन सब में कॉमन बात क्या है कि ये क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस। क्या होते हैं एसिड्स, बताओ। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, तो सर क्या ये भी एक एसिड है, तो आंसर है नो, ये एक एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ये अपनी एक्वस फॉर्म में था, कौन सी फॉर्म, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जो जब डिजॉल्व किया गया, जिसमें जो सॉल्वेंट था अगर वो वाटर हो तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्वस। क्योंकि एक्वस जो टर्म बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, बोलो, एक्वा से। किससे बना है, एक्वा। और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा गार्ड आता है, आपने आरओ का ऐड तो देखा है, एक्वा गार्ड। वो एक्वा गार्ड मतलब वाटर का गार्ड, है ना। तो एक्वा, एक्वा से ही बना क्या, एक्वस। तो अगर सॉल्वेंट कौन हो, वाटर, है ना, तो उसमें वाटर में डिजॉल्व करने पर उस सब्सटेंस को अगर वो H पॉजिटिव आयन दे दे तो वो एसिड होगा, और अगर नहीं दे पाया तो वो एसिड नहीं होगा। बस ये पहचान है। तो हमने देखा कि जब हमने इसको एक्वस फॉर्म में लिया, यानी कि वाटर में डिजॉल्व किया, तो इसने H पॉजिटिव आयन नहीं दिए, इसलिए जो ग्लूकोज है वो एसिड नहीं है। बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस एसिड होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देंगे। ठीक है, ओके, यहीं से हमने यही हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। देखो क्या लिखा हमने, एसिड आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन। सही है, हाइड्रोजन तो कंटेन करते हो, एंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपको दिखा रखा है, जैसे कि HCl H पॉजिटिव आयन देता है, जैसे कि H2SO4 भी H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक अप्रोच, बेसिक डेफिनेशन के एसिड क्या होते हैं।
अब एसिड मिलेगा कहाँ, सोर्स क्या है एसिड के, उनको भी देख लो। तो एसिड बच्चों दो तरह का होता है, एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जो नेचुरल चीजों से मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, जैसे ऑरेंज, जैसे जो प्लांट में मिलते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, है ना, इनके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है। क्या नाम है इसका, सिट्रिक एसिड। दूसरा एप्पल के अंदर कौन सा है, मैलिक एसिड। सिमिलरली टमेटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। याद रखना ये टेमरिंड, इमली के अंदर कौन सा होता है, बोलो, टार्ट्रिक एसिड। इसके बाद सॉर मिल्क, है ना, मिल्क खराब हो गया, या कर्ड, उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। सिमिलरली विनेगर, एसिटिक एसिड। प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड। ध्यान रखना, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर होते हैं बेसिकली, जो प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं, और उनके फिर ये क्या दिए हुए हैं कि उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे एसिड जितने भी लिखे हुए हैं, ये सब के सब एसिड वीक एसिड हैं। कैसे एसिड हैं, वीक एसिड हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है, इनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये आपको एसिड के ऑर्गेनिक टाइप दे दिए। दूसरे हमारे पास प्यारे बच्चों कौन से होते हैं, तो दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक कौन से थे, जो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दूसरे हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, या तो हमने जिसको लेबोरेटरी में बनाया, ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, इनऑर्गेनिक, वो नेचुरली नहीं मिल रहा ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों क्या हैं, तो आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब सर आप इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कह रहे हो, वो भी अभी देखते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब ये वाले मैं कह रहा हूं वीक एसिड है। इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। अब हमें पता है कि इनमें से किसी भी एसिड को इस वाटर में अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, तो आंसर है H पॉजिटिव आयंस। ये बात पक्की है, बाकी और कुछ मिलेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है H पॉजिटिव आयन मिलेगा। अच्छा, ये भी सर इनके आगे भी एसिड लिखा हुआ है, तो इनको डालेंगे तब भी मिलेंगे, तो आंसर है हाँ तब भी मिलेंगे H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। लेकिन जब वाटर में डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयंस, जो H पॉजिटिव आयन है उनका कंसंट्रेशन अगर आप देखते हो, अमाउंट अगर आप देखोगे, तो ये वाले एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयन में टूटते हैं और ये वाले कम में, यानी कि इनका कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन का ज्यादा होता है और इनका कम होता है। इस बात का मतलब समझ गए, मैंने दोनों का अमाउंट सेम लिया, मतलब जैसे मान लो मैंने HCl लिया 1 लीटर, इस बात को समझना, कितना लिया 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml लिया, और मैंने एसिटिक एसिड का भी 1000 ml ही लिया, तो फेयर है, दोनों का अमाउंट वॉल्यूम ठीक है, सेम लिया वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर सेम लिया है तो उनमें हमने ये देखा कि अब H पॉजिटिव आयंस कितने मिलेंगे, तो हमने देखा कि जो HCl है उसमें हमें मिले, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं सिर्फ एक नंबर सिर्फ समझाने के पर्पज से, कि 500 मिले, कितने मिले 500, और जब मैंने एसिटिक एसिड को डाला तो ये मुझे मिले कुछ 75 H पॉजिटिव आयन 1 लीटर डालने पर, करेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि ये H पॉजिटिव आयन ज्यादा दे रहा है, ये H पॉजिटिव आयन कम दे रहा है, तो इस जो ज्यादा देगा वो किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम देगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वीक एसिड। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद रखो, HCl, H2SO4, HNO3, और कम से कम 3 वीक एसिड के नाम याद रखो। बोलो कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। और अगर इनके नाम नहीं याद आ रहे हैं तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड लिखे हैं ये सब के सब वीक एसिड हैं,
ये ऐसा नहीं है कि वाटर में डिजोल्व करने पर बहुत सारे आपको H पॉजिटिव आयन दे देंगे एज कंपेयर टू HCl या H2SO4। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, तो फिर से, तो सबसे पहली चीज तो एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इनके सोर्स क्या हैं? तो आंसर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक वो होंगे जो प्लांट या एनिमल से मिले, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे टमाटो में मिला हमें ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है? प्लांट बेस्ड है, तो इसको हमने किस कैटेगरी में रखा? ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे वो होंगे जो हमने लेबोरेटरी में बनाए, ठीक है, हमने लेबोरेटरी में बनाए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl या CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक है। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं ये एसिड, मतलब एसिड को पहचानोगे कैसे अगर आपके हाथ में एसिड रख दिया जाए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व करने पर H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, तो हमने कहा वो एसिड नहीं है, सही है। और HCl H पॉजिटिव आयन देता है, तो हमने कहा एसिड है। लेकिन मैं आपके साथ में एक सॉल्यूशन रख दूं, ठीक है, तो अब आप ऐसे कैसे देखोगे उसमें H पॉजिटिव आयन है या नहीं है ना? वो तो नहीं देख पाओगे, वो तो आपको उसके लिए आपको लैब चाहिए होगी और वहां पर जाकर ही वो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे H पॉजिटिव आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो अगर इन जनरल आपके हाथ में, जहां आपके पास लैब नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे वो एसिड है या नहीं? तो उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल एसिड सब्सटेंस हैव साउर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? साउर इन टेस्ट। इस बात का क्या मतलब है? कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर कुछ भी ना हो आपके पास, अगर एक ब्लू लिटमस पेपर हो, ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है? बेसिकली ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिड है, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो बेस है। ठीक है, तो एसिड की पहचान है कि वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हो अगर आप H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पर नहीं देख रहे हो, तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? रेड, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड व्हेन एडेड इन एसिडिक मीडियम। एक मिथाइल ऑरेंज की एक पतली सी स्ट्रिप ली आपने, जो गिवन सब्सटेंस था उसमें डाला, वो ऑरेंज कलर का था, उसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है, वो ऑरेंज कलर का था, उसमें डाला, कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। तो इसका मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एक तो टेस्ट करके देख सकते हो, बट करना नहीं, साउर इन टेस्ट, है ना, नंबर 1। नंबर 2, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, हाथ पे डाल के देख सकते हो, अगर जल गया हाथ तो एसिड, नहीं तो नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। ये कौन सा तरीका हुआ हाथ पे डाल के चेक करने का? नहीं करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना कि एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। ठीक है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि 2 वीकर हैं, ठीक है, एक वीकर ये है और एक वीकर ये है, एक वीकर में फुल भरा हुआ है कौन? तो आंसर है एसिड। एक वीकर में फुल एसिड भरा हुआ है और एक वीकर में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको क्या करना है? एसिड है एक और अनदर वीकर है, ठीक है, उसमें आपके पास एसिड है, ठीक है, और आपको बोला गया कि बताओ आप कौन सा मेथड चूज करोगे इस एसिड को डाइल्यूट करने का? क्या करने का? डाइल्यूट करने का। अभी ये जो एसिड है ना, ये अभी प्योर एसिड है, ठीक है, प्योर एसिड है। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको लिख दिया कि ये प्योर एसिड है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि प्योर एसिड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी मैं लिख रहा हूँ केवल समझाने के पर्पज से। प्योर एसिड है, ठीक है, इसको हम करना चाहते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस एसिड में जितना ये एसिड है उससे ज़्यादा वाटर मिला दूं,
ठीक है, ज्यादा वाटर में मिला दूं तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या कर दिया, इसे डाइल्यूट कर दिया। क्या मतलब है इस बात का, जैसे ये एसिड है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि ये 1 लीटर है, ठीक है, और ये जो वाटर है ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं सपोज करो 10 लीटर है, एग्जाम्पल के लिए सर, ठीक है, ये 10 लीटर है। अब इस एसिड को मैंने ले जाकर इसमें डाला तो ये एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, सही है। या दूसरा ऑप्शन ये था कि हमने ये किया कि इस वाटर को लिया और इसको एसिड में डाल दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि वाटर को ले जाकर इसमें हमने ऐड कर दिया। तो दोनों में से कोई भी केस बनाया जा सकता है, सही है, ध्यान से समझना। इसको तीसरे भी करके केस को भी हटा देते हैं, इसको ऐसा समझ लो, ये यहां पर क्या है अभी, प्योर एसिड, प्योर एसिड कहो या इसको हम थोड़ी देर के लिए कहेंगे कैसा, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब यह है कि मोर एसिड लेस वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड ज्यादा हो पानी कम हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने की प्रोसेस क्या होती है, तो आंसर है उसमें वाटर को बढ़ाना है और एसिड को कम कर देना है, तो हम कहेंगे हमने डाइल्यूट कर दिया उसे। तो डाइल्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि वाटर को इसमें डाल दें और दूसरा ये हो सकता है कि एसिड को इसमें डाल दें, कर सकते हैं, है ना। दोनों ही केस में वाटर इसमें जाएगा तब भी ये डाइल्यूट होगा और ये इसमें जाएगा तब भी ये डाइल्यूट होगा, करेक्ट। लेकिन वो पूछता है आपसे कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड करेक्ट है, तो हम आंसर देते हैं कि देखो अगर हमने एसिड को इसमें डाला, ठीक है, तो एसिड को डालते वक्त मान लो अगर ये ऊपर की तरफ आया भी, जैसे ये छिटक के ऊपर आया, तो कौन ऊपर आएगा, वाटर। आप एसिड तो डाल रहे हो, वो तो वाटर भरा हुआ है ना, तो आप जैसे डाला उसमें और छिटक कर ऊपर आया तो कौन आएगा, वाटर। और अगर इसको डाल रहे हो तो नीचे पूरा एसिड है, ऊपर से पानी डाल रहे हो, तो छिटक कर ऊपर आया तो कौन आएगा, एसिड। तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, क्योंकि ये कैसे नेचर का होता है, कोरोसिव इन नेचर। तो सही मेथड कौन सा होगा, एसिड में पानी का डालना या पानी में एसिड का डालना, पानी में एसिड का डालना, ठीक है। तो एसिड को डाइल्यूट करने का सही तरीका क्या है कि वाटर में एसिड को ऐड किया जाए। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी एसिड की। क्या क्या हैं बोलिए। पहला, sour in taste, turns blue litmus paper into red, turns methyl orange into red and corrosive in nature। corrosive in nature का मतलब है स्किन पर गिरने पर उसे डैमेज कर देगा, ठीक है, ये जनरल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद मेटल्स। पहले है रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले तो इसका जनरल प्रोसेस याद करो, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराने पर वो मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक गैस है जो वहां पर बाहर निकलती है, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो इसकी ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। इस जनरल रिएक्शन के ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नीचे, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मेटल है ना, मेटल ले लो आप, क्या ले लिया आपने, जिंक, और यहाँ पर ले लिया क्या, H2SO4, ठीक है। अब जब इनकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो आंसर है ये जो जिंक है वो इस H2 को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन गया, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। बिल्कुल सिंपल है ना, आसान। फिर से देखो, जैसे कि ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल ले लिया हमने, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, Mg इसको डिस्प्लेस कराएगा तो 2H डिस्प्लेस होंगे तो क्या बन जाएगा, H2, और Mg और Cl आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, MgCl2, सही है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कैल्शियम की रिएक्शन, कैल्शियम एक मेटल है, उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाओ आप, क्या बनेगा,
CaSO4 प्लस H2। सही है, बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, फिर से मैंने कहा आपसे Fe की रिएक्शन HCl से करवाओ, आयरन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओ। ये मेटल है और ये एसिड है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? FeCl2 प्लस, ठीक है। एल्यूमिनियम का करवाओ, एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl से करवाओ, AlCl3, और क्या बनेगा? अब ये AlCl3 क्यों बना? देखो एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है और Cl की वैलेंसी, तो ये इस पर और ये इस पर लगेगा, तो क्या बनेगा बोलो? AlCl, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली रिएक्शन है जो जनरल रिएक्शन है, वो याद कर लो। क्या है बोलो? मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? तो आंसर है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक मेटल कार्बोनेट लिया हमने, मेटल कार्बोनेट में कौन ले लिया? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। इसकी रिएक्शन एक एसिड से करवानी है। अब एसिड में आप H2SO4 भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। उससे बस केवल कंपाउंड चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो, बाकी H2 और CO2 तो दोनों केस में बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो Na2CO3 और H2SO4 जब ये रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो आप कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी बोलो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली ये जो Na है वो इसके आयन को एक्सचेंज कर लेगा। मैं इसको रिएक्शन को करके दिखाता हूँ आपको। जैसे Na2CO3 है प्लस H2SO4 है, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन है, मान लो आपको याद नहीं आ रही कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे थे, कैसे पता चलेगा कि आपको बताओ इस रिएक्शन में क्या बन रहा होगा? तो आंसर है पहले इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनको पहले उनके आयंस में ब्रेक कर लो, ठीक है। बताओ Na2CO3 अगर आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? मान लो आपको एग्जाम में मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवानी है, ठीक है, और आपको कोई भी मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। मान लो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला ये नहीं याद आ रहा, ठीक है, तब कैसे करोगे? तो आंसर है कि एक मेटल कोई भी आप अपने मन में सोचो। तो मान लो आपने सोचा सोडियम, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कार्बोनेट रिप्रेजेंटेड बाय CO3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, CO3 जो है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन। CO3 कंपाउंड नहीं होता है, CO3 क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। ये एक एटम है और यहाँ कितने एटम हैं? 2 हैं, तो हम कहेंगे ये पॉलीएटॉमिक आयन होगा। और ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसकी आपको वैलेंसी भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी सबको याद होनी चाहिए। सो CO3 क्या होता है? 2 नेगेटिव। CO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 2 नेगेटिव, या मैं कहूँ उसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सोडियम है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? कितना होता है? सोडियम होता है, सोडियम। सबसे पहले तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर नहीं याद है तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 11। फिर इसका 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाएगा कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 8, ठीक है। अब तीसरे के लिए भरने के लिए कितने बच गए? 1 ही तो बचा, आया ना। टोटल कितने हैं? 11। तो पहले में तो 2 ही आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो क्या होगा? 2 8 1। अब जो इसकी लास्ट वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है ये? क्यों कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यही इसकी वैलेंसी बनाता है। मतलब
मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को ये डोनेट करेगा और अपनी पड़ोसी जो भी गैस होगी उसके जैसा दिखाई देगा। हाँ या ना बोलो? इसकी पड़ोसी गैस कौन है? नियोन। हाँ या ना? उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s। तो इसके जैसा दिखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। सही है? तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 1। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब देने वाला है तो यानी अमीर आदमी है, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। और यही अगर लेने वाला होता, एक इलेक्ट्रॉन लेता, तो -1 लगाते। समझ आ गई बात? ठीक। तो CO3 2 नेगेटिव, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन Na+1 क्यों होता है वो समझ आ गया? क्योंकि सोडियम जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और अपने आप को कैटायन बना लेता है, +1 बना लेता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो सोडियम और CO3 2 नेगेटिव यहां तक पहुंच गए। अब इससे जब बनाओगे कंपाउंड तो बनेगा क्या कंपाउंड? देखो, अब ये तो आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, क्लास 9th में आपको फॉर्मूले लिखा बनाना सिखाए गए होंगे ऐसे एरो लगा के। तो उसमें देखो ये जो Na है इस पर इसकी वैलेंसी लगेगी, साइन से लेना देना नहीं है, ये इस पर लगेगा और जो इसका 1 है वो इस पर लगेगा। तो 1 चाहे लगाओ या मत लगाओ वो एक ही बात है। तो क्या कंपाउंड का फॉर्मूला बना? Na2CO3, ये बन गया। ठीक है, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड याद करके गए होगे एग्जाम में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3। उनमें से भी, इन तीनों में से भी HNO3 की रिएक्शन सबसे कम होंगी, सबसे ज्यादा होंगी HCl और H2SO4 की। ठीक है, तो आपने मान लो क्या लिख लिया? H2SO4। ठीक है यहां तक? अब प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब इसको ब्रेक कराओगे तो ये क्या बनता होगा बोलो? तो आंसर है Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, ऐसे तो बनता होगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अच्छा, यहां पर Na कितने रहे होंगे? तो आंसर है 2। ध्यान रखना, ये बैलेंस रहे होता है हमेशा कंपाउंड, 2 Na होंगे और 1 CO3 होगा। ठीक है। अच्छा यहां पर आ जाओ, बोलो H2SO4 जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो आंसर है H2SO4 जब ब्रेक होता है तो पहली बार में तो ये बनता है, पहली बार में क्या बनता है? तो आंसर है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ध्यान रखना, H2SO4 पहले स्टेप में जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। फिर यहां पर एक और आयन टूटता है, तो कौन सा? H पॉजिटिव और SO4। अब ये पहले से इसके ऊपर एक नेगेटिव था SO4 के ऊपर, अब एक और टूट गया तो कितना आ जाता है? 2। तो ये बेसिकली मिलकर क्या बन जाते हैं? 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखोगे H2SO4 जब भी ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो H2SO4 को लिख दिया 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक, यहां तक बात आ गई समझ में? ये बताओ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता होगा? एग्जाम में याद नहीं आ रहा मान लो, तो कैसे लिखोगे? तो आप सोडियम का सिंबल लिखोगे, कार्बोनेट का सिंबल लिखोगे। ठीक है, कार्बोनेट की जो बैलेंसी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, कितना चार्ज होता है उसके ऊपर। सोडियम का आप निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर की हेल्प से। एटॉमिक नंबर याद हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट सेल में अगर जो नंबर है अगर वो 4 से छोटा है तो वही उसकी बैलेंसी होगी, और वो नंबर अगर 4 या 4 से बड़ा हो तो हम 8 में से माइनस कर देते हैं, तब बैलेंसी निकल आती है। ठीक है, अब बैलेंसी पता चल गई तो ये इस पर लगाओगे, फॉर्मूला बन गया। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, अब देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, करेक्ट? तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किससे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव से। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनता होगा बोलो? तो इनको भी रख के देख लो, इसमें भी कोई डाउट नहीं। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है SO4 के ऊपर क्या है? 2 और Na के ऊपर क्या होता है बोलो? 1। तो ये इस पर लगेगा, ये इस पर लगेगा, आया ना? तो क्या बनेगा बताओ? Na2SO4, ये बन गया। बात आ गई समझ में? क्लियर? अब बच गया क्या? अब आंसर, अब ये दोनों बच गए, ये
ये दोनों बच गए। अब इनकी कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करो। हमारे पास बचा हुआ है अभी, क्या बचा हुआ है, 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जब इस तरह का कंपाउंड होगा तब क्या बचेगा, क्या बनेगा? तो आंसर है कि इस केस में देखो ध्यान से सुनना, ये 2 इस पर लगेगा और 1 इस पर लगेगा, तो क्या कंपाउंड बनता होगा बोलो? H2 है ना। अरे ये आगे का 2 भूल जाओ, हमारे पास H पॉजिटिव बचा हुआ है और SO4 2 नेगेटिव बचा हुआ है। H के ऊपर +1 होता है, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो 2 इस पर लगेगा, 1 इस पर लगेगा, क्या बना बोलो? H2CO3। ये जो कंपाउंड होता है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा है? हाईली अनस्टेबल। ये जैसे ही बनेगा तुरंत वहां पर स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, किस में ब्रेक होने की? तो आंसर है H2O में और CO2 में। देखो CO3 में से CO2 यहां आ गया, एक O बच गया, वो इसके साथ लगा दो, क्या बन गया? वाटर। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो H2CO3 H2 और CO2 में ब्रेक होगा। तो जब आपके पास सिर्फ H पॉजिटिव और CO3 बच जाएं तो आप सोच लेना कि ये तो कंपाउंड जो बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और इनसे मिलकर तो सिर्फ क्या बन सकता है बोलो? H2O एंड CO2। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन बन गई। तो कुछ भी ना याद आ रहा हो ना एग्जाम में, तब भी ये रिएक्शन बनाई जा सकती है। शर्त यह है कि आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, और बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट? तो आंसर है एटॉमिक नंबर याद है या नहीं। और केमिस्ट्री में जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो मैथ्स की 1 2 3 होती है। मैथ्स में किसी को 1 2 3 ना आती हो तो वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता, है ना। 1 2 3 नहीं आती तो बाकी का एलसीएम कहाँ से लेगा? वो उसे पहचानेगा ही नहीं। समझ रहे हो ये बात? एचसीएफ एलसीएम सब बेकार की बातें हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो आपको बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी उस कंपाउंड के बारे में, बहुत उस एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप एटॉमिक नंबर याद करो। चलो फिर से बोलो बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाओ HCl से। मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवानी है, किसकी करवानी है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मुझे नहीं पता कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता होगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो मुझे मैग्नीशियम का क्या याद होना चाहिए? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 282। अरे पहले में 2 भर गए, दूसरे में तो 8 ही भरेंगे, उससे ज़्यादा भर नहीं जाएंगे। कितने बच गए? 2, वो यहाँ भर दिए। सही है। अब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी रही होगी? सही है, तो ये 2, तो यही इसका वैलेंसी बन गई। तो अब देखो कैसे लिखोगे इसको, Mg क्या रहा होगा बोलो? 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लिखना बंद कर रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। पॉजिटिव याद रखना, जब वो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव होगा, गेन करेगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो Mg के ऊपर कितनी वैलेंसी है? 2। ठीक है, ये अच्छा। CO3 के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? -2 होती है, 2 लिख रहा हूं अभी। ठीक है, अब देखो ये इस पर लगेगा और ये, तो क्या आएगा बोलो? का होल ट्वाइस, यही तो बनेगा। अब इस 2 से ये 2, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। याद हो गया से मतलब रटा नहीं, निकाल लिया हमने। सही है। अब इसके बाद सवाल है कि अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला तो याद ही करके गए होंगे, और नहीं याद आ रहा हो तो मान लो इसका फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता था। तो हाइड्रो और क्लोरिक में 2 टर्म तो याद आ रहे होंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो यही इसकी वैलेंस, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी वैलेंस सेल हो गई, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। फिर क्लोरीन की वैलेंसी कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करा दो,
8 में से माइनस कराओगे 7 तो कितना आया। अब वो 1 इस पर लगेगा, ये 1 इस पर लगेगा, वो लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला भी याद आ गया HCl। सही है। अब ये दोनों फॉर्मूले याद आ गए। अब इसके बाद ये नहीं याद आ रहा कि अब इसके आगे क्या बन रहा था यहाँ पर, वो नहीं याद आ रहा। तो उसको क्या तरीका है, तो आंसर है इसको ब्रेक कराओ, क्या बनता है ये बोलो। ये क्या था, पॉजिटिव चीज किसको अट्रैक्ट करती है, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। सही है। अब Mg और Cl इनको मिलाकर मान लो आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आंसर है Mg और Cl लिख लिए। Mg के ऊपर कितना है और Cl के ऊपर, तो ये इस पर और ये क्या बनेगा, 1 लिखो मत लिखो वो एक ही बात है, MgCl2, तो ये बन गया। सही है। फिर इसके बाद प्लस और क्या बनेगा, तो आंसर है H पॉजिटिव बचा और CO3 2 नेगेटिव बना। ये दोनों जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। पहली बात H2CO3 बनाएंगे और वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, तब वो क्या ब्रेक हो जाएगा, किस में ब्रेक होगा, H2 और CO2। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा सकते हैं। सही है। ये मैंने इसलिए बता दिया है आपको कि आप जनरल रिएक्शन तो याद करके जाओगे एग्जाम में, ध्यान रखना। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट CO2 एंड वाटर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है कि आपसे ये कह देगा कि बताओ एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट से तो क्या बनता है। ये क्वेश्चन नहीं आता, समझ रहे हो। वो क्वेश्चन में आपको इस तरह से देगा। कैसा क्वेश्चन आएगा फिर पेपर में, तो वो कह देगा एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है जिसमें एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिए जिंक ग्रेनुअल्स ले लिए, या हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हमने डाला HCl। ठीक है। फिर वो कहेगा कि यहां से एक गैस बाहर निकली, ठीक है, वो गैस बाहर निकली और उस गैस ने क्या किया, तो आंसर है उस गैस ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया, मिल्की कर दिया। क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की कर दिया। तो बताओ ये गैस कौन सी है। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको पता हो तो पड़ोसी को भी पता होगा। अरे मान लो आपको तो याद है टेस्ट का, मान लो आपको टेस्ट याद है कि मिल्की वाला CO2 में आता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मिल्की का भी मुझे नहीं पता, तब कैसे बताओगे। तो एक बात तो पता है कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बोलो, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर। अब ये तो गैस है नहीं और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर गैस कौन बची, ये आंसर आएगा। समझ आ रही बात। तो ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा था, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और अगर आपको पता हो कि वो मिल्की कर देता है तो आप समझ ही जाओगे कि वो CO2 है, फिर तो आपको इस रिएक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक बीकर है और इस बीकर में यहां पर जिंक के ग्रेनुअल्स रखे हुए हैं, जिंक के छोटे छोटे पीस, और इस पे डाल दी हमने एसिड। ठीक है, हमने H2SO4 की इस पे बारिश करवाई, डाइल्यूट SOSO4 की। ठीक है, और वो कह रहा है कि यहां पर एक गैस बाहर निकली। ठीक है, यहां पर एक गैस बाहर निकली, ये मैं सब डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए दोबारा नहीं किया मैंने। और फिर उसने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल जब उसके पास लेकर गए तो उसने पॉप साउंड किया, तो वो पूछता बताओ यहां पर गैस कौन सी थी। तो अब मान लो आपको ये टेस्ट याद है कि ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है कि बर्निंग कैंडल जब पास सामने लाई आती है उसके तो वो पॉप साउंड करती है। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि आपको ये टेस्ट भी नहीं याद है, तब फिर क्या करोगे। तो आंसर है जिंक क्या है, एक
मेटल, जिंक क्या है, मेटल, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है। मेटल की रिएक्शन एसिड से कराने पर क्या बनते हैं, तो आंसर है सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हाइड्रोजन गैस रही होगी, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन याद करने के भी बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन अगर उसने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि उसने सॉल्ट दे दिया आपको, है ना, यहां पर एग्जांपल के लिए कहता हूं, आपको दे दिया Na2SO4, क्या दे दिया, Na2SO4 दे दिया और हाइड्रोजन गैस बनी, और यहां नहीं बताया उसने कि यहां पर ये कौन से ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, बताओ यहां पर कौन सा मेटल रखा गया था जिस पर ये एसिड डाला गया, ठीक है, या ये बता देगा कि ये सोडियम था, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल देगा कि बताओ यहां पर कौन सा एसिड था, तो वो SO4 देखकर पहचान जाओगे। HCl में तो आया नहीं जाएगा SO4, ना HNO3 में आ जाएगा, तो फिर वो आप बता दोगे ये H2SO4 रहा होगा, बस, इससे ज्यादा भी नहीं घुमाएगा वो, समझ रहे हो। ये मैक्स है जो मैंने आपको बता दिया कि या तो गैस के बारे में पूछ लेगा, या हो सकता है ये सब बता दे, ध्यान से सुनना, ये सब बता दे और वो आपसे टेस्ट पूछ ले इसका, ये पूछ लिया उसने तो आपको टेस्ट पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, अभी तक की क्लासों में हमने सिर्फ 2 ही गैसों के टेस्ट पढ़े हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था हाइड्रोजन गैस का टेस्ट और CO2 का गैस, दोनों बता दिए थे, तो वही आ रहे हैं अभी तक आपको। रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो हम इसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, या इसे मेटल बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, करेक्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, वाटर बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट बन रहे हैं जो मेटल कार्बोनेट से कराने पर बन रहे थे, करेक्ट। अब देखो, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो, क्या है बोलो, NaHCO3, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी रिएक्शन HCl से कराई थी, क्या बनता होगा, मान लो आपको याद ही नहीं आ रहा क्या बनता होगा, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए कि मैं सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सही है। जब इसको ब्रेक कराओगे तो ये क्या बनता होगा, तो आंसर है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव और CO3। अब CO3 इन दोनों का चार्ज मिलाकर इसके ऊपर कितना चार्ज आता होगा, ध्यान रखना, एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा, तो ये 2 नेगेटिव था। किसको, नो नहीं, पहले जब हम इसके जब चार्ज लिख रहे हैं तो Na पर अलग, H पर अलग, CO3 पर अलग लगाएंगे, सही है। अब HCl का तो आप पहचानते हो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सही है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उन्हें नेगेटिव लोग पसंद होते हैं, तो Na और Cl ये आपस में कंबाइंड होंगे, क्या बनाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, तो आंसर 2 H पॉजिटिव बचे और CO3 बचा, क्या बना, H2CO3। H2CO3 स्टेबल नहीं है तो ब्रेक होगा किसमें, H2 और CO2 में, तो ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट वाटर और CO2। सिमिलरली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट वाटर और CO2 बनाते हैं, सही है। अब एक रिएक्शन और पढ़ सकते हो जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट बहुत आसान है। देखो, एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर क्या बनता है, जनरल रिएक्शन ही याद नहीं आ रही, मान लो याद ही नहीं आ रही, एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर, मान लो आप बहुत खतरनाक बच्चे हो और आपको ये तक नहीं पता कि एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर क्या बनता है, याद ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे सर, तब हम क्या करेंगे, एक एसिड तो पता होना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि एसिड का भी नाम नहीं याद नहीं आ रहा, तो फिर तुम क्लास 10th में करके आ रहे हो। 3 बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम तो याद करके जाओगे ही एग्जाम में, वो नहीं करेंगे, वो उसका नेचर है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, साइलेंट एकदम,
है ना। तो उसी तरह से HCl और H2SO4 जो होते हैं, है ना, वो बहुत बोलने वाले बच्चों में से होते हैं, और HNO3 कम बोलने वाले बच्चों में से होते हैं। और वो, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि उनका कोई यूज नहीं, कम बोल रहे हैं तो उनका कम यूज है, लेकिन उनका इन जनरल यूज नहीं है। जब भी क्लास में बोलता हुआ दिखता है तो कौन दिखता है? वो बोलने वाला बच्चा, आवाज उसी की आती है ना। HNO3 की कम आती है, आया ना। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं देता, इन जनरल वो इतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है। अब उसका रीजन क्या है उसको जानने के लिए थोड़ा बड़ा होना कोई भी सपना साकार करने के एक लिए साल और सबसे बड़ा। जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वो जीएस तो है ही, वो कम बोलने वाले बच्चे का तो वो नेचर है। सिमिलरली अपने HNO3 का नेचर भी ऐसा है, हालांकि वो सपना एसिड है और डाउनलोड स्ट्रॉन्ग भी दिया है, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है नाइट्रोजन। आप ध्यान, चलो अब बात चली गई है दूर तक जाएगी, तो फिर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो पता है आपको? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इसको अपने पड़ोसी वाली जो गैस है उसके जैसा दिखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने की? 3 की। तो मान लो कहीं से मिल गए इसे 3, तो ये बन गया 2,8। सही है। अब सुनना ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन से कहेगा तुम भी आओ, एक और हाइड्रोजन बुलाएगा, एक और हाइड्रोजन बुलाएगा, 3 बार हाइड्रोजन बुला लिए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो लेकिन इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए इसमें बताओ? अपने कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किए? ये बाकी के तो 3 किन किन के हैं? ये हाइड्रोजन के हैं, ये वाले तो किसके हैं बोलो? और ये इसने अपने कितने यूज किए हैं? तो कितने बच गए? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 5। उसमें से 3 इसने यूज कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन अभी बच गए इसके पास जो यूज नहीं हुए हैं? 2। कितने बच गए? 2। ठीक है, 2 बच गए। अब ये जो 2 बच गए हैं, ये जो 2 बच गए हैं, इनको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? और ये जो तीनों बॉन्डिंग में आ गए हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। याद कर लो, याद कर लिया? जो बच गए उनको क्या कहते हैं? और जो बॉन्डिंग में यूज हो गए वो बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर होते हैं उनका नाम ही लोन पेयर इसलिए रखा गया कि जब जरूरत पड़ेगी तो किसी को लोन दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी दिन कोई H पॉजिटिव आकर इनके पास खड़ा हो गया। H पॉजिटिव मतलब, H पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया किसी को, तो क्या बचा? प्रोटॉन। अगर ऐसा कोई प्रोटॉन इनके पास आकर खड़ा हो जाए तो ये अपने इस लोन पेयर से क्या कर सकता है? इनको अपने साथ बॉन्ड बना सकता है। उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? नाइट्रोजन के। तो ये जो लोन पेयर वाली कहानी है ना इस HNO3 के साथ, यही दिक्कत है। इसके बाद लोन पेयर होता है, और ये जो कंपाउंड आते हैं ना इस तरह के, जैसे जैसे एग्जांपल के लिए KOH नेगेटिव, जैसे इसमें OH नेगेटिव हुआ, तो ये इनको रिपेल करता रहता है, कहता नहीं जुड़ने नहीं दूंगा अपने साथ। इसीलिए ये सबसे कम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी आपको। एसिड की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब बेस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ लो। एसिड की प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो बेस की पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि एसिड में आपने पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो इसी तरह से बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो जब भी वाटर में डिजॉल्व किए जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, अच्छा अब बेस के कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं तो जैसे कि NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये OH देगा, सही है। और एग्जाम्पल जैसे मैं दूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या देगा? वाटर में डिजॉल्व करने पर OH देगा। ठीक है, इसी तरह से और आप जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सब में एक चीज कॉमन है, देख रहे हो सब में क्या आ रहा है? OH आ रहा है।
तो वाटर में डिजॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं। सही है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई बेस की, जैसे आपने एसिड की पढ़ी। अब बेस जो होते हैं, जो ठीक है वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ये जनरली कहना सही नहीं है, क्योंकि देखो इस बात का ध्यान रखना, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होंगे तो उसमें सॉल्युबल भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वाटर में डिजॉल्व होंगे और उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो हम ये कहते हैं कि वो सारे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आंसर है एल्कलीज। ध्यान रखना इस बात का क्या, कि सारे बेस एल्कलीज नहीं होते, लेकिन सारे एल्कलीज जो होते हैं वो सब बेस होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं, तो एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, और उसमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये सारे के सारे ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो सब कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के कैल्शियम ऑक्साइड है ये, है ना बच्चों। अब आपको कैसे पता चला सर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, तो आंसर है ये बेस की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो उनको दिखाता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसे वाटर में डिजॉल्व करा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड। किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोक्साइड ये क्या देगा, OH नेगेटिव, यानी कि ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। आया ना, तब ये बेसिक नेचर का ही तो होगा, वाटर में देखो एक तो डिजॉल्व भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रहा है हमें यहाँ पर, OH नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब ये कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। तो सारे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और सारे हाइड्रोक्साइड भी कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के। जैसे एग्जांपल के लिए मेटल ऑक्साइड में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिड में तो आपने देखा था कि एक चीज कॉमन थी, H पॉजिटिव आयंस देना, लेकिन इनमें क्या कॉमन है, OH नेगेटिव आयन देना। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये डायरेक्ट OH नेगेटिव आयन नहीं देगा, ये कब देगा, जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो क्या देगा, OH ने अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होंगे, सॉल्युबल रहे होंगे वाटर में। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, बेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में बिटर होते हैं, कैसे, कड़वे होते हैं। एग्जांपल जैसे कि सोप, है ना, सोप। बेसिस पॉसेसेस आर स्लिपरी टच लाइक सोप, जैसे सोप जैसे स्लीपर हो जाता है ना, हाथ में पकड़ो, थोड़ा गीला किया हाथ से फिसलने लगता है, इसी तरह से ये बेस का नेचर भी ऐसा होता है कि स्लीपर ही होते हैं, जैसे सोप होता है। ये रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, इसको भी याद रखना है। फिनोप्थेलिन को कैसा कर देते हैं, पिंक। और ये जो है NaOH, KOH, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं, और ये कैसे नेचर के होते हैं, कॉरोसिव नेचर के होते हैं। तो जैसे एसिड का नेचर कॉरोसिव होता है, इसी तरह से बेस का नेचर भी कॉरोसिव होता है। ठीक है, कॉरोसिव नेचर समझते हो कि स्किन पर डाले जाने पर या स्किन पर जैसे भी अगर आ गया एक्सीडेंटली तो उसको डैमेज कर देगा, ये कॉरोसिव नेचर होता है इनका। ठीक है, अब देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके देख लो। जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी जिसमें एसिड की रिएक्शन बेस से करवाई थी, तो ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी में भी आएगा और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में भी आएगा। जब भी बेस को किससे रिएक्ट कराते हैं, एसिड से, तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन बेस से कराने पर सॉल्ट और वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये रिएक्शन होती कैसे होगी, तो आंसर है, अगर इसको कभी भी कराना हो तो आप इसको आयंस की फॉर्म में सोचो, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रहा होगा, ये क्या रहा होगा, तो आंसर है ये H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव रहा होगा। तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो इसके नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच होता होगा और इसका इसके साथ। तो जब भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे, सही बात है, और ये Na और SO4 मिलेंगे तो सोडियम सल्फेट बना देंगे। है ना आसान इस रिएक्शन को कराना। ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब बेस को मेटल से रिएक्ट कराया जाता है तो अगेन वो क्या बनाते हैं, उनका एक सॉल्ट बना देते हैं और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, सिमिलरली बेस भी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी और मेटल्स के साथ रिएक्शन, दोनों में लगभग बिल्कुल सेम है ना। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये एसिड की और बेस की दोनों की जनरल केमिकल प्रॉपर्टी हो गई आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर हमें कोई सब्सटेंस गिवन हो, ठीक है, और हमें ये बता दिया जाए कि ये, सपोज करो हमें 2 सब्सटेंस गिवन है और हमें ये बता दिया जाए कि वो दोनों सब्सटेंस एसिडिक नेचर के हैं, करेक्ट, तो हमें ये कैसे पता चलेगा
कि वो उनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। अब उसने जब पहले से ही बता दिया हमें कि ये दोनों ही एसिड हैं, तो अगर हमें ये जानना हो कि कौन ज़्यादा एसिड है कौन कम एसिड है, तो इसको पता करने का तरीका क्या होता है? तो आंसर है ये देख लो कि उनमें से कौन ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहा है और कौन कम H पॉजिटिव आयन दे रहा है। अब सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे रहा है कौन कम दे रहा है? तो उसके लिए हमने कहा कि एक स्केल बनाएंगे, ठीक है। वो जो स्केल है वो दरअसल वैल्यू देगा हमें किसकी? H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन की। जब भी मैं कहता हूं कंसंट्रेशन तो आप सोचना अमाउंट कह रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो हमने उसके लिए एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल बेसिकली क्या देता है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कहूं या जब भी मैं हाइड्रोनियम कहूं तो आप सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं? H3O पॉजिटिव आयन। और ये मैंने आपको बनाकर दिखाया था क्लास में कैसे बनता है। ओके, अब ये जो पीएच स्केल है ये क्या करेगा? ये दो गिवन एसिड में ये बता देगा कौन ज्यादा एसिड कौन कम एसिड, ठीक है। अब कैसे बता देगा सर? तो आंसर है उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब वो जो कैलकुलेशन है वो क्लास 10th लेवल के लिए थोड़ी सी ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं, नेक्स्ट लेवल की हैं, ठीक है। तो क्लास 10th लेवल पर, क्योंकि आप लॉग फंक्शन समझते नहीं हो, है ना, क्या नहीं समझते हो? लॉग, ये जो लॉग वाला मैथ्स है ये आप जानते नहीं हो, तो इसलिए क्लास 10th लेवल पर ये पीएच वैल्यू निकालते कैसे हैं ये नहीं सिखाया जाता है। जब आप क्लास 11 12th में जाओगे तो आपको पीएच वैल्यू निकालना सिखाया जाएगा इस फॉर्मूले से। वहां पर आपको एसिडिटी की वैल्यू और एज वेल एज बेस की वैल्यू दोनों निकालनी सिखाई जाएगी कि पीएच वैल्यू निकाली कैसे जाती है, और वहां आप एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में हम क्या करेंगे? उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए वो जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के हिसाब से सिर्फ पीएच के डायरेक्ट एक नंबर रख देंगे उनके सामने। मतलब देखो जैसे हमने एक स्केल बनाया, ठीक है, इस स्केल पर हमने वैसे ही नंबर लिख दिए जो बच्चे मैथ्स में लेंथ को मेजर करने के लिए जैसे सेंटीमीटर वाला स्केल रहता है आपका, वैसे हमने इस पर नंबर लिख दिए 0 से लेकर 14 तक, सही है। अब ये जो 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे गए हैं इसमें हमने कहा कि जो 7 नंबर है ये किसी भी गिवन सब्सटेंस की न्यूट्रलिटी को दिखाएगा। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसे नेचर का है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ना वो एसिड है और ना वो बेस है, सही है। लेकिन अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से 0 की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए तो वैसे वैसे उस एसिडिक सब्सटेंस की एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इधर की तरफ जाने पर एसिडिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब कि 6 वाला जो एसिडिक सब्सटेंस है ना, उसके कंपैरिजन में 5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, 5 वाले कंपैरिजन में 4 पीएच वाला और ज्यादा होगा, और 4 के पीएच के कंपैरिजन में 1 पीएच वाला सब्सटेंस और भी ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सिमिलरली जो बेस की बात करें तो बेस भी 8 से 14 तक जब आप चलोगे, 7 से इधर की तरफ जब जाओगे तो जो 11 नंबर का सब्सटेंस होगा वो बेसिक नेचर का होगा, और 14 नंबर वाला भी बेसिक नेचर का होगा जिसका पीएच वैल्यू 14 है। लेकिन 14 पीएच वाला 11 वाले पीएच के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये कुछ लॉग वगैरह की बातें करनी नहीं पड़ेंगी, सीधा इस पीएच को देखो और उसके बेसिस पर आप रिजल्ट बता सकते हो। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पीएच है उसका डेली लाइफ में क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। देखो जो एनिमल्स हैं उनकी बात करो पहले। जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स, वो एनिमल अपने को डिफेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? एसिड का, है ना। एक पीएच वैल्यू होती है उनके पास, एक पर्टिकुलर एसिड होता है। जैसे कि चींटी की हम बात करें तो एंट जो होता है ना, वो भी जब काट लेता है तो क्या होता है? यहाँ पर दर्द होता है, ऐसे लाल लाल हो जाता है। उसने क्या किया? एक एसिड डाल दिया आपकी बॉडी में, है ना। तो एसिड का यूज किस लिए करते हैं? वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे प्लांट के भी आप एग्जाम्पल देखोगे कि प्लांट को टच कर लिया और वहाँ पर रेडनेस आ गई, वो चुभा, आपको दर्द हुआ, जलन हुई, वहाँ पर क्या किया उसने? एक एसिड डाल दिया आपकी बॉडी में, है ना। तो वो अपने आप को डिफेंस करने के काम में लाते हैं, करेक्ट। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो ओवर ईटिंग करने से क्या होता है? तो आंसर है जो स्टमक में जो HCl है डाइल्यूट, वो तो हमारा काम होता है, उसका काम क्या है? उसका काम है डाइजेस्ट कराना। लेकिन ओवर ईटिंग करने की वजह से क्या होता है? वहां पर जो अमाउंट ऑफ एसिड है वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिटी, करेक्ट। उस एसिडिटी को हम लोग क्या यूज करते हैं? कुछ एंटी एसिड यूज करते हैं। एंटी एसिड मतलब क्या होते होंगे? एंटी एसिड, जब हम कहते हैं हम एंटी एसिड यूज कर रहे हैं तो वो एंटी एसिड बेसिकली क्या होते होंगे? बेस, है ना। वो एसिड के साथ जब इन एंटी एसिड को उस जो एक्सेसिव एसिड है जब उससे वो रिएक्ट करते होंगे तो उसे क्या कर देते होंगे? तो आंसर न्यूट्रल बना देते होंगे, ठीक है। तो आपका स्टमक में पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है आपको, वो सब दूर हो जाएगी,
जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम दें एंटासिड का, तो वो इनो है ना। इनो क्या है बेसिकली, एक इनो का पाउच जो है वो क्या है, एक बेस से भरा हुआ पाउच है। आपने उसको लिया, जो आपके स्टमक में जो एसिड है उसको क्या कर दिया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब जो पेन हो रहा था वो बंद हो गया। ये पीएच का रोल है। पीएच वैल्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका रोल है। पीएच वैल्यू कभी बढ़नी नहीं चाहिए एक लिमिट से ज़्यादा। फिर टूथ डिके कॉज बाय एसिड। बहुत ज़्यादा आप रसगुल्ले खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो, है ना, उससे क्या होगा, यहाँ पर जो टूथ है ना, वहाँ पर जो पीएच वैल्यू है उनकी वो चेंज होने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ एसिड यहाँ पर बन गया। ठीक, वो एसिड क्या करेगा, पीएच वैल्यू को चेंज कर देगा। होनी क्या चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसीलिए फिर एक ऐड आता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आता है। तो वो क्या करते हैं, जनरली आप जब देखोगे तो वहाँ पर आपको बेसिक सब्सटेंस दिखेंगे, जब उसका कंटेंट पढ़ोगे कि आपके टूथपेस्ट में क्या क्या है। तो वो क्या करते हैं, जब आप उस पेस्ट करते हो उससे, तो वो बेस क्या कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो टूथ डिके कॉज बाय एसिड, है ना, एसिडिटी बढ़ती है यहाँ पर, ज़्यादा मीठा ना खाया करो। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल प्लांट, ये मैं आपको बता चुका। अच्छा, ये केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर क्या है, ये केमिकल वॉरफेयर का मतलब समझते हो, ये केमिकल वॉरफेयर वही है कि चींटी ने कहा रहे तुम मुझे मारोगे, मैं तो मार देती हूँ उससे पहले, तो वो केमिकल डालती है आपकी बॉडी में। प्लांट भी यही करते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन के अगेंस्ट केमिकल वॉरफेयर कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स। क्रॉप प्रोडक्शन के केस में क्या होता है, अब जब आप रेगुलरली एक फील्ड पर लगातार क्रॉप प्रोडक्शन करते रहते हो, हर साल करते रहते हो, तो हर साल जब करते हो तो कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर, कुछ ना कुछ मैन्योर्स यूज करते हो। वो जो फर्टिलाइजर है वो एसिडिक या बेसिक दोनों में से किसी भी नेचर के हो सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा एसिडिक नेचर की फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मिला रहे हैं मिट्टी में, सॉइल में, तो वो सॉइल कुछ क्रॉप प्रोडक्शन, कुछ सीजन तो निकाल दिए उसने, 1 साल 2 साल 3 साल बाद ऐसी स्थिति आ गई कि वो पूरी सॉइल एसिडिक नेचर की हो रखी है। अब आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसकी सॉइल का पीएच वैल्यू चेंज हो गई है। उस पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें उस सॉइल में कुछ ऐसे केमिकल मिलाने पड़ेंगे जो बेसिक नेचर के हो, जो कि उसे न्यूट्रल कर दें। या इसका उल्टा, अगर बेसिक नेचर की हो गई है तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल डालने पड़ेंगे उस पूरे सॉइल में, उस पूरे फील्ड में, कि वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं जिसमें हमने देखा है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं, या रेड को ब्लू करने की टेंडेंसी रखते हैं, या अदर और इंडिकेटर्स हैं जो बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक नेचर का हो गया है या बेसिक नेचर का। ठीक है, तो ये रोल है पीएच के। ओके, अब इसके बाद देखो एसिड और बेस पर, बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं, अब पहले तो आप वो करोगे, ठीक है, और इसके बाद फिर कुछ कॉमन कंपाउंड, कुछ कॉमन सॉल्ट हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कौन सी, किसकी बात हो रही है, जो आप खाने के लिए यूज करते हो, व्हाइट कलर का जो पाउडर आता है, जिसे आपको जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको आप अपनी सब्जी में खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कॉमन सॉल्ट। अब आप कुछ कंपाउंड पढ़ोगे, उन कंपाउंड के बारे में आप 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हर एक कंपाउंड में पढ़ोगे। क्या क्या, तो आंसर है, एक तो उसका कॉमन नेम पढ़ोगे, सही है, ये क्या है उसका कॉमन नेम, ठीक। दूसरा उसका केमिकल नेम पढ़ोगे, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड उसका केमिकल नेम। और तीसरी चीज उसका फॉर्मूला क्या है केमिकल, सही है। ये 3 बातें आप हर कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, कॉमन नेम, दूसरा केमिकल नेम, तीसरा केमिकल फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पता है आपको, तो फिर ये आगे की कोई भी बात करना बेवकूफ़ी है, सही है। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के बारे में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। अब NaCl के बारे में जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आएगा अकरेंस और एक्सट्रैक्शन। जनरली जो कंपाउंड आप पढ़ोगे तो उनमें आएंगी उनकी प्रिपरेशन, कि वो बनते कैसे हैं, ठीक है। फिर दूसरा आएगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि वो उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, या वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह से। फिर पढ़ोगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, कि वो बनाते क्या क्या हैं। और फिर लास्ट चीज आप क्या पढ़ते हो, उनके यूज, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो मिनिमम आप पढ़ते हो, एक तो प्रिपरेशन, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, और चौथा यूज। 4 चीजें पढ़नी है। अब जो NaCl की हम बात करें तो इनकी प्रिपरेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि ये प्रिपरेशन ही है, क्योंकि यहाँ जो ये मिलते हैं वहीं से ये प्रिपेयर होकर आते हैं, तो हम कहेंगे कि यही इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। अकरेंस और एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ से उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तैयार हो गया बनके, यही प्रिपरेशन हो गई उसकी। कहाँ मिलते हैं ये आपको, तो आंसर है ये सी वाटर में मिलता है, और कहाँ मिलता है, रॉक सॉल्ट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, इनलैंड लेक्स में मिलता है। सी वाटर, रॉक सॉल्ट और लेक्स, ठीक है, ये बेसिकली सीज। दूसरा आप ऐसे कह सकते हो सी वाटर, ठीक है,
सी वाटर में वो कैसे मिलता है? तो आंसर है बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने सी वाटर भर के रखा, करेक्ट, सी वाटर आपने भर के रखा एक वेसल में, अब इन द प्रेजेंस ऑफ सन वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। इवेपोरेशन की प्रोसेस होकर जब वो वाटर वहां से जाता रहेगा, वो पूरी सरफेस व्हाइट व्हाइट हो जाएगी। आप क्या देखोगे, वहां पर व्हाइट व्हाइट एक मटेरियल इकट्ठा हो गया है। वो व्हाइट मटेरियल क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा, जो ड्राइड सी हैं उनमें जो सॉल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? रॉक सॉल्ट। जैसे कि आपने काला नमक सुना होगा, ब्लैक सॉल्ट, है ना, वो सब कहां से मिलते हैं? ड्राइड अप सी से। तीसरा, नेचुरल इवेपोरेशन ऑफ वाटर से लेक्स में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है सी वाटर हो, कुछ लेक्स हैं उनसे भी मिल सकता है। तो ये इनके सोर्स हैं, ये कहां से मिलते हैं, ठीक है। और अकरेंस तो हो ही गया, लेकिन एक्सट्रैक्शन करने की यहाँ पर टेक्निक भी बता रखी है कि ये सब नेचुरल टेक्निक है इवेपोरेशन की, तो ये अपने आप से मिलेगा हमें। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इट इज कलरलेस। क्या इस NaCl का कोई कलर है? तो आंसर है नो, इट इज कलरलेस। क्रिस्टलाइन विद मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया? क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 820 डिग्री। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं कि वो दिखता कैसा है, तो हमने कहा ये कलरलेस दिखता है, ठीक है। और कैसा दिखता है? तो हमने कहा क्रिस्टल की फॉर्म में दिखता है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे मेल्ट करने की कोशिश करोगे उस क्रिस्टल को, तो वो 820 डिग्री सेल्सियस तक जाकर मेल्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसे हीट करोगे तो क्रैक क्रैक का साउंड आएगा, जैसे कुछ क्रैक हो रहा हो, वैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये पहचान है इसकी। तीसरा, सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये तो हम देखते ही हैं, अगर ये जो रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पर मैं कुछ कॉमन सॉल्ट को डालूं वाटर में और उसको घोलूं तो डिजॉल्व हो जाएगा, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। तो हमने कहा ये सॉल्युबल है वाटर में एट रूम टेम्परेचर पर। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखते हो, ये तो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जैसे मान लो आपने एक छोटा सा एक डब्बी था, उसमें भर के रख दिया सॉल्ट को, ठीक है। अगर मान लो वो खुला रह गया या किसी भी तरह से वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो आप कहते हो ये तो सील गया, उतना इजीली बाहर नहीं निकल रहा उसमें से, है ना। ये जो कंडीशन आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन क्या है? टेक अप मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम वेट। पहले बिल्कुल ड्राई था, आप जब डालते थे आसानी से आ रहा था बाहर, और अब वो कुछ गीला हो गया है। कहां से वो गीला होगा? हमने पानी डाल दिया क्या उसमें? नहीं, उसने जो इन्वायरमेंट था उससे मॉइस्चर ले लिया, ठीक है। तो ये वेट हो जाता है, करेक्ट। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। कौन कौन सी? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब NaCl सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम बाईसल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाईसल्फेट। ध्यान रखना यहाँ जो हाइड्रोजन बीच में लिखा होता है, तो आप चाहो तो इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ सकते हो या सोडियम बाईसल्फेट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या बनता है? HCl। अब देखो ये एक प्रिपरेशन हो गई, देखो यहाँ पर ध्यान से, NaCl की रिएक्शन किससे करवा रहे थे? एसिड से, और यहाँ पर गैस बाहर निकल रही है HCl की, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो ड्राई HCl को बनाने के लिए। अगर ड्राई HCl के लिए कभी कोई रिएक्शन आ जाती है कि ड्राई HCl कब बनेगी, मतलब गैस कब बनेगी, HCl गैस, तो आंसर है कि जब NaCl की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी? H2SO4 से। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन देता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्शन देगा तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है? तो आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाया ना। सोडियम बीइंग हायर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सोडियम क्या करता है? इसको डिस्प्लेस करा देगा, ठीक है। क्या कर देगा? इसको डिस्प्लेस करा देगा सिल्वर को, और क्या बना लेगा? खुद नाइट्रेट बना लेगा अपना। और ये जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये सॉलिड है और ये एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन अगर आ जाती है एग्जाम में तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये कैसा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट कलर का, ठीक है, ध्यान रखना। क्या? हाँ, PbNO3, वो येलो वाला हो, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात आपको? यूज क्या क्या है देखो, इट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। ये तो हमें पता ही है, हम डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं, हर डाइट में, बल्कि आपकी लगभग हर चीज़ में हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे यूज किए जा रहे हैं, ये जरूरी भी है। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पैक्ड मीट एंड फिश। फिश और मीट को जब पर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर उन्हें पैक किया जाता है तो ये उसको प्रिजर्व करके रखता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता उनका, ठीक है।
इट मेक फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस। आइसक्रीम जब बनाई जाती है तो वहां पर भी यही करते हैं कि जब आइस के साथ जब इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो वो अच्छा एक सॉलिड बन जाता है। ध्यान रखना, एक आइस को एक अच्छा सॉलिड बनाना है तो किसको यूज किया जाता है? सॉल्ट को, आइसक्रीम बनाने के लिए। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब आप जब इन दोनों टॉपिक को करोगे तो आप देखना कि NaCl का यूज होगा उसमें एज अ रॉ मटेरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है उनको बनाने में यूज होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये इसके यूज हो गए, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले यहाँ तक आपने देख ली इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी और ये इसकी अकरेंस हो गई। ठीक है, ये आपको सारा याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जैसे कि 2 यूज बताओ सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, या कॉमन सॉल्ट का बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेगा आपसे, या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह का एक जनरल क्वेश्चन बना सकता है। कास्टिक सोडा जो है वो क्या है? इसका कॉमन नेम है। कास्टिक सोडा क्या है? इसका कॉमन नेम। और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने देखा। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा ये एक सॉल्ट है। देखो ये क्या है? एक सॉल्ट। याद करो, जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट बनता है ना। एसिड में कौन सा लिया आपने? एसिड HCl ले लिया, ठीक है, और बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया तो क्या बनता था? NaCl, है ना। तो ये सॉल्ट है। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है, बट ध्यान रखना ये क्या है? एक सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है या ये बेस है? सॉल्ट है, बट ये कैसे नेचर का है? बेसिक। तो ध्यान रखना बेस कुछ अलग नहीं होते हैं, ये सब हैं सॉल्ट ही, बट इनके नेचर बेसिक और या एसिडिक हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जो पढ़ रहे हो वो सब क्या पढ़ रहे हो? सॉल्ट पढ़ रहे हो, उनके नेचर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl है, ये कैसे नेचर का है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। एक एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो कैसे कंपाउंड बनाएगा? न्यूट्रल। तो NaCl क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, ना एसिडिक ना बेसिक है। लेकिन ये NaOH ऐसा सॉल्ट है जो बेसिक नेचर का और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे होगा, मैन्युफैक्चर कैसे होगा। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए देखो आप सबसे पहले ही आ गया कॉमन सॉल्ट, आ गया ना NaCl। NaCl की रिएक्शन किससे करा रहे हो आप? वाटर से। जब ये एक्वस फॉर्म में होता है ध्यान रखना, जब ये अपनी एक्वस फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, तो इसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। अब ब्राइन का हम बेसिकली रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम बेसिकली इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड की रॉड ली हमने, ठीक है, उसको वाटर में डिजोल्व किया 2 इलेक्ट्रोड को, ठीक है, और वहां से क्या पास करा दी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या करवा रहे हैं हम? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो हमें क्या क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और साथ में क्या मिल रही है? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आप इस चैप्टर में 2-3 बार पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें क्लोरीन बनती है। देख रहे हो आप, क्लोरीन जो बन रही है, इस क्लोरीन का बहुत यूज है। आगे जाके आप पढ़ोगे कैल्शियम ऑक्सीड क्लोराइड, जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर कहोगे, तो उसको बनाने के लिए कौन चाहिए? क्लोरीन चाहिए। वो क्लोरीन मिलेगी इसको। अगर कहीं पर हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन भी मिल रहा है आपको। तो इसमें 3 यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, और इस मेथड का नाम क्या होता है? तो इस मेथड को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों कहा हमने? क्योंकि क्लोरीन भी प्रोडक्शन में बन रही है, और एल्कली यानी कि NaOH एक ऐसा बेस बन रहा है जो वाटर में डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है, बिकॉज इट गिव क्लोरीन एंड एल्कली। ओके, अब इसके यूज की बात करो। ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। इसके यूज की अगर हम बात करें तो यूज कहाँ पर होता है? तो आप सोप और डिटर्जेंट टॉपिक जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर कॉस्टिक सोडा का यूज होगा। ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में और सोप बनाने में। दूसरा, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल पर आप ग्रीसिंग करते हो उनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए, सही है। किससे बचाने के लिए? फ्रिक्शन से बचाने के लिए क्या करते हो? उनका ग्रीसिंग करते हो, ऑयलिंग करते हो। तो जब भी उनको डिग्रीसिंग करनी हो तब आप उस केस में क्या करते हो? किसको यूज करते हैं? कॉस्टिक सोडा को। वो उसको डिग्रीसिंग करने का काम है, यानी कि वहां से सारा ग्रीस हटा देगा, ऑयल हटा देगा। ठीक है, तो ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा। अच्छा, ये जो बाकी के यूज हैं, जैसे पेपर में इंडस्ट्री में यूज होगा, यानी पेपर बनाने में यूज होगा, डाई में यूज होगा, या आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन बनाने में यूज होगा। कैसे होगा ये नहीं, कहाँ यूज होगा, बस सिर्फ ये पढ़ना है आपको क्लास 10th लेवल पे। ध्यान रखना कहाँ पर यूज होगा? पेपर में, डाई बनाने में और रेयन्स बनाने में, जैसे आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह बनाने में। ठीक है,
कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ यूज ऐसे हैं जो आप साथ के साथ पढ़ते जाओगे, जो आपके सामने आएंगे कि कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। जैसे आपने NaCl का एक यूज पढ़ा अभी, क्या यूज पढ़ा था NaCl का यूज, कि आपने कहा कि ये एक कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड बनाने में यूज होता है ना। क्या लिखा था आपने कि ये बेकिंग सोडा बनाने में यूज होगा, वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होगा, और कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज होगा। देखो अभी बनाया आपने, कॉस्टिक सोडा किससे बनाया आपने, बोलो, NaCl से। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। तो इसके आपको प्रिपरेशन पढ़नी है, कैसे बनता है, और दूसरे इसके क्या पढ़ने हैं, यूज। फिर इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब सुनो, कोई भी कंपाउंड हो उसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कॉमन नेम। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, यानी कि बनेगा कैसे, प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो हमने कहा कि जब क्लोरीन को, जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी, कहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, तो आंसर जो आपने कास्टिक सोडा बनाया था। ये देखो आपने कास्टिक सोडा जब बनाया तो क्लोरीन बनी। मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत जरूरी चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन बन रही है उसका भी अपना एक यूज है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन बनी है उसको हम पास करवाते हैं किससे, स्लेक लाइम से। स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम पास करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो बहुत ही सिंपल है, क्लोरीन को कब पास करवाना है, किससे, स्लेक लाइम से, तो ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये येलो कलर का व्हाइट पाउडर है, येलोइश व्हाइट कहना चाहिए। कैसा, येलोइश व्हाइट, पूरी तरह से व्हाइट नहीं है, कुछ कुछ येलोपन भी है उसके ऊपर, तो इसलिए हम इसको येलोइश व्हाइट कहते हैं, ठीक है। जब भी ये एयर से रिएक्ट करता है तब क्या करता है, व्हेन एक्सपोज टू एयर। ध्यान रखना, जब ब्लीचिंग पाउडर एयर से एक्सपोज हो जाएगा, खुले में रख दिया, एयर से एक्सपोज हो गया, तो ये उस एयर से रिएक्ट नहीं, एयर में जो CO2 है उससे रिएक्ट कर जाएगा, और कौन सी गैस बनाएगा, क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन गैस से ही तो बना था, जब इसकी प्रिपरेशन की थी तो किससे बना था, ये क्लोरीन गैस से। उसने अपनी क्लोरीन गैस को लिबरेट कर दिया। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर जो लाइम वाटर है उससे क्लोरीन पास करके बना था, CaOCl2 बन गया था, लेकिन अगर वो एयर में एक्सपोज हो गया तो वहां से CO2 लेगा और क्लोरीन को लिबरेट कर देगा, बाहर निकाल देगा उस क्लोरीन को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ब्लीचिंग पाउडर CO2 से रिएक्ट, एयर से जो CO2 लेकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और Cl2 गैस लिबरेट कर देता है। अब इसकी अपनी जो Cl2 थी वो निकल चुकी, बाहर हो गई, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत अच्छा सॉल्युबल है, ठीक है। कोल्ड वाटर में जो चीज़ डिजॉल्व हो जाए ना, जो सॉल्युबल हो जाए, यानी कि वो बहुत तेजी से उससे डिजॉल्व हो रही है। नहीं तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जिनके लिए हॉट वाटर की जरूरत पड़ेगी, कोल्ड वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। द मिल्कीनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम। क्या मतलब है इस बात का, देखो पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये किससे बना था, स्लेक लाइम से। कैसे बना था, तो आंसर Cl2 पास करके बना था। लेकिन जब ये Cl2 आप इसमें से पास करा रहे हो, ठीक है, तो ये कैसे कलर का होता है, मिल्की। कैसा होता है, मिल्की होता है। तो जब आप इसको पास करवाते हो उससे, तो ब्लीचिंग पाउडर 100% नहीं बनता, उसमें कुछ अमाउंट किसका रह जाता है, स्लेक लाइम का, ठीक है। अब आपने इसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालोगे तो वो भी मिल्की हो गया, तो वो मिल्की किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से नहीं, जो कुछ अनरिएक्टेड स्लेक लाइम वहां पर प्रेजेंट था, जो पूरी तरह से इससे रिएक्ट नहीं किया था क्लोरीन से, है ना। अगर मान लो 90% कर गया था तो 90% ब्लीचिंग पाउडर है और 10% अभी भी उसमें क्या प्रेजेंट है, स्लेक लाइम। तो जब वाटर में इसको डिजॉल्व कराओगे तो वो स्लेक लाइम की वजह से मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, और इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है, एयर से आपने देख लिया क्या करता है। अब एसिड से ये जब रिएक्ट करता है तब क्या करता है, तो आंसर है इट रिएक्ट विद HCl या H2SO4, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड से इजीली रिएक्ट करता है और Cl2 गैस को लिबरेट कर देता है। तो चाहे एयर से एक्सपोज हो जाए चाहे एसिड से रिएक्ट करे, दोनों ही केस में इसका टारगेट अपनी जो क्लोरीन है उसको लिबरेट करना होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर एसिड से रिएक्ट करता है, देखो दोनों केस में HCl से करे या H2SO4 से करे, दोनों केस में क्लोरीन लिबरेट होती है, ठीक है। और क्या बना देता है, सिंपल सॉल्ट बना देगा, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन कि ये HCl से कराया है या H2SO4 से कराया है। HCl से कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर H2SO4 से कराओगे तो कैल्शियम अपने सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात आ गई समझ में। अच्छा, अब इसके बाद यूज, ब्लीचिंग वर्ड आपने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, हम कपड़ों को ब्लीच करवाते हैं, कपड़ों पे कलर करवा लेते हैं, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, कपड़ों को कलर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं।
ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंस है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड कराता है रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डाल देते हैं तो अगर वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ वायरस हैं या कुछ इन्फेक्टेंट्स हैं तो उनको क्या कर देगा? डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। छोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज होंगी उनको दूर करने का काम करेगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूज है। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने का काम आता है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज की याद करनी है, बस इतना ही है। फिर से अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर देखना हो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरी चीज केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम CaOCl2, ठीक है। ये तीनों बातें याद हो गई। अब सवाल है कि बनेगा कैसे, तो आंसर है सिलेक्ट लैंप से क्लोरीन पास करवाओ तो बन के तैयार हो जाएगा, सही है। अब सवाल है कि ये प्रॉपर्टीज कैसी कैसी दिखाएगा, तो आंसर है ये येलोइश व्हाइट पाउडर है। जो एयर से एक्सपोज होता है तो भी क्लोरीन लिबरेट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी क्लोरीन लिबरेट करेगा, वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो कोल्ड वाटर में भी हो जाएगा, इतना सॉल्युबल है वाटर में, बहुत तेजी से होगा, सही है। लेकिन अगर वहां पर कुछ मिल्कीनेस दिख रही है तो वो अनरिएक्टेड लाइम जो प्रेजेंट रह जाता है ब्लीचिंग पाउडर में उसकी वजह से। बाकी के 2-3 यूज हैं, बस ये आपको तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा फिर से कॉमन नेम बेकिंग सोडा, करेक्ट। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, याद कर लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। कौन कौन से सॉल्ट अभी तक हमने पढ़े हैं तो ध्यान रखना, हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। हमने कॉस्टिक सोडा पढ़ा, उसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और अब हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सही है। अच्छा, अब सवाल है कि ये बनेगा कैसे, तो इसको जो बनाने वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इन सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या प्रोसेस है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, सैचुरेटेड विद NH3। अब देखो ये जो इसकी प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन दो तरह से पढ़ी जा सकती है। पहली तो ये है कि या तो इसको 2 स्टेप में पढ़ो या इसको एक ही स्टेप में पढ़ लो, दोनों ने एक साथ नहीं पढ़नी है। या तो आप इसको याद रखोगे या सिर्फ इस रिएक्शन को याद रखोगे, ठीक है। अब देखो मैं दोनों बता रहा हूं आपको। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू NaCl और फिर उसको सैचुरेट किसके साथ किया? NH3 के साथ। तो देखो NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, एक्वस फॉर्म होगा, ये हो गया, इसको हम ब्राइन कहेंगे। इससे पास करा रहे हैं हम किसको? CO2 को, और फिर उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? NH3 से। तब जाके बन के तैयार होगा कौन? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। तो ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 पास कराना और उससे सैचुरेटेड करना किससे? अमोनिया से। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि बेकिंग सोडा बनाया जाता है, इस प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस होता है। क्या नाम होता है? तो एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली वो ये भी लिख कर दे देगा कि एक्सप्लेन सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, या अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। दोनों नाम है इसके, तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाता है, आपको ये रिएक्शन लिख कर आनी है। अब इस रिएक्शन में ये और ये कंपाउंड जो बने हैं ये 2 स्टेप में भी बना सकते हो। पहले कैसे बनाओगे सुनो। अमोनिया लिया, H2O और CO2, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये 3 चीजें 1 2 3, ये तीनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? पहले अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इन तीनों का काम बताओ क्या है? क्या बनाना? अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है इन तीनों का काम। वो अमोनियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? ब्राइन से, NaCl से। तब क्या बनके तैयार होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये वाली इसमें याद रहेगा। बताओ ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनियम बाइकार्बोनेट। वो अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर NaCl से रिएक्ट करता है सेकंड स्टेप में, तब जाकर ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। क्लियर है बात आपको? ये प्रोसेस का क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या प्रॉपर्टीज रखता है एक बेकिंग सोडा? तो आंसर है इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसा था? येलोइश वाइट, लेकिन ये प्योरली वाइट कलर का है और क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, सही है। इट इज स्टेबल इन एयर।
क्या मतलब है बताओ, कौन बताएगा इस बात का? इट इज स्टेबल इन एयर, इस बात का क्या मतलब है? इट इज स्टेबल इन एयर का मतलब ये हो गया कि जब आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर को एयर के एक्सपोजर मिलता है ना, तो वो क्या करता है, क्लोरीन को लिबरेट कर देता है, वहां से CO2 लेता है और CO2 से रिएक्ट करके क्या करता है, क्लोरीन लिबरेट कर देता है। तो हम क्या कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर अनस्टेबल है एयर में, स्टेबल नहीं है, वो कैसा है, वो रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाता है, जैसे वहां पर CO2 मिलेगा क्लोरीन लिबरेट करनी ही पड़ेगी। समझ आई बात आपको? जबकि ये कैसा है, स्टेबल है। तो इसको एक्सपोजर करने पर ये ऐसा नहीं करेगा कि कुछ लिबरेट करने लगना, इसको कुछ मजबूरी नहीं है ऐसी। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? तीसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब वाटर में इसको सॉल्युबल करते हो आप, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है किस में? तो आंसर है एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वेरी वीक एसिड में। फिर से सुनो, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना NaOH और एक वहां पर वीक एसिड बना, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बेसिकली कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी बेस है, और ये बहुत वीक बेस है, वीक एसिड है। तो जब ये पूरा सॉल्यूशन देखोगे ओवरऑल, तो ये कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। हाँ, वो तो अनस्टेबल है, लेकिन वो होने दो, लेकिन ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। H2CO3 फर्दर डिवाइड होगा किस किस में, CO2 एंड H2O में, है ना? तो फिर से बेकिंग सोडा जब वाटर में सॉल्युबल किया जाता है तो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन बना देता है, सॉल्यूशन को बेसिक नेचर का कर देता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे नेचर का होता होगा, तो आंसर बेसिक नेचर का होता होगा। ये तो प्रॉपर्टी बढ़िया है, क्योंकि ये तो यही तो हमने पढ़ा है कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने जाने पर बेसिक नेचर का सब्सटेंस सॉल्यूशन दे देते हैं, तो यानी कि वो क्या है, बेसिक नेचर के हैं। जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स, तो ऐसे ही ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ये दिखाता है इस रिएक्शन में। अगर मान लो किसी ने बेकिंग सोडा को हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा, बेकिंग सोडा को क्या कर दिया, हीट कर दिया, और जब हीट करोगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये आप पढ़ोगे, अभी पढ़ने वाले हो इसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो ध्यान रखना जब हम उसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप अभी पढ़ोगे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन लिखी हुई है बेसिकली ये, सही है, लेकिन ये एनाइड्रस फॉर्म है, अभी हम पढ़ेंगे उसको बाद में। ठीक है, यहां तक फिर से बताओ, बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड बनाता है। जब उसे हीट करते हैं तो वो क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये कैसे नेचर का होता होगा, तो आंसर है सर बेसिक नेचर का होता होगा। कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि ये क्या है, एक वीक एसिड है ना, H2O CO2, ये क्या है, एक वीक एसिड, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये एक बेस रहा होगा और ये एसिड रहा होगा, तब ये सॉल्ट बनता होगा। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड से रिएक्ट करने पर क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। तो अगर किसी को कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन चाहिए तो ये एक प्रिपरेशन रही उसकी। देखो कितनी आसान प्रिपरेशन है, बेकिंग सोडा को एसिड से रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, NaCl बन जाता है, और NaCl ये क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या है, एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस रहा होगा H2CO3, है ना। बट अभी आप इसको H2CO3 मत कहो, कार्बोनिक एसिड मत कहो, ठीक है, जस्ट सिंपल CO2 गैस बनती है और H2O बनता है, क्योंकि वहाँ इंटरमीडिएट क्या बना था उससे हमें क्या लेना देना, हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, H2O और CO2। ठीक है, तो फिर से बोलो, बेकिंग सोडा के बारे में क्या क्या पता है आपको। आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे बेकिंग सोडा के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा है, बस इतना बात याद रखो। बेकिंग सोडा कॉमन नेम हो गया, ठीक है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है, NaCO3। बनेगा कैसे, तो आंसर है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 को पास कराओगे और अमोनिया से सैचुरेट कराओगे उस सॉल्यूशन को, तब ये बनके तैयार हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस होता है, इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, ध्यान रखना, या सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको 2 स्टेप में भी करा सकते हैं। उन 2 स्टेप में कैसे पार्टिसिपेट करोगे बताओ, वाटर, CO2 और अमोनिया, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट।
वो अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल की फॉर्म में पाउडर मिलता है, ये हमें एक एयर में इजीली स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती इसे। वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो क्या बना देता है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड बनाता है। हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है, एसिड से रिएक्ट कराने पर सोडियम क्लोराइड दे देता है। यूज की बात करें तो क्योंकि इसका नेचर कैसा है, मैंने बोला बेसिक नेचर का है, तो ये कैसे यूज होगा, एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनेगा, कैसे बनेगा देखो समझते हैं। इन मेकिंग सर्टेन फूड स्टफ such as bread, cake, etc. whereas softness and pulpiness is required, baking soda is added. सबसे पहले तो हमने ये लिखा है कि बेकिंग पाउडर का यूज क्या है। देखो जैसे हम केक बनाते हैं, ठीक है, या ब्रेड बनाते हैं, तो उनके लिए हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो सॉफ्टनेस होनी चाहिए और एक पफनेस होनी चाहिए, है ना। तो जो पफनेस है और जो सॉफ्टनेस है उसको बनाए रखने के लिए या उसको ऐड करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर बनता कैसा है, तो आंसर बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है, किस किस का, तो आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हो, ठीक है, और किसका मिक्सचर है, माइल्ड एडिएबल एसिड लाइक टेट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक है, किस किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा एंड एसिड, जो ईटेबल एसिड है। कौन कौन से हैं एडिएबल एसिड लाइक टेट्रिक या सिट्रिक। तो अगर हम बेकिंग सोडा में ये सिट्रिक एसिड या टेट्रिक एसिड मिलाकर मिक्सचर तैयार कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। और जब हम उसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर वो क्या करेगा, ब्रेड में सॉफ्टनेस लाएगा या केक में पफनेस लेकर आएगा। ठीक है, ऑन हीटिंग, अब देखो क्या करोगे, आप केक को मान लो बेक कर रहे हो, तो बेक कर रहे हो तो आप हीट कर रहे हो उसे, और आपने क्या मिला रखा है उसमें, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में कौन प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को हीट करने पर वो डिकम्पोज होकर क्या देता है, CO2। ये हमने पढ़ा है। एक्शन ऑफ हीट क्या होता है बताओ, तो आंसर एक्शन ऑफ हीट होता है कि जब भी बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, अब ये जो CO2 है यही रेस्पॉन्सिबल है उसमें पफनेस के लिए। ये क्या करता है, ब्रेड को या केक को राइज कर देगा एंड मेक देम पोरस। ठीक है, केक पोरस होता है, ब्रेड भी पोरस होता है, उसको पोरस कौन बनाता है, CO2। एक तो ये हो गया इसका यूज। दूसरा इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है, दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड विद किसके साथ, NaHCO3। NaHCO3 क्या, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, ये भी हमें क्या देता है, CO2। ये कौन सी रिएक्शन है, ये एसिड वाली रिएक्शन है। जब हमने एक्शन ऑफ एसिड पढ़ा था, देखो यहाँ दिखाता हूँ, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब जो सिलेंडर रहता है फायर एक्सटिंग्विशर में, उस सिलेंडर में यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है जिसमें कौन भरा हुआ है, एसिड। ठीक है, जब आप नोब को दबाते हो, जैसे आपने नोब को दबाया तो नोब को दबाते ये बोतल कहाँ पर गिर जाती है, अंदर। ये किससे भरा हुआ है, इसमें सब जगह क्या भरा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो बोतल इसमें गिरेगी, बोतल से कौन गिरा, एसिड गिरा। वो एसिड से जब ये मिलेगा तो क्या देगा, CO2 देगा। ठीक है, तो एक ये भी इसका यूज है। ठीक है, तो हमने ये जो यूज पढ़े हैं, किसके यूज पढ़ रहे हैं हम, बेकिंग सोडा के। बेकिंग पाउडर तो उसका यूज है, ध्यान में रखना। ये हमने जो 3rd नंबर लिखा है किसका यूज है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, क्लियर है। पहला हमने कौन सा यूज पढ़ा बताओ इसका, पहला यूज हमने पढ़ा इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। पहला यूज तो ये हो गया, मेडिसिन में यूज होता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम किसको यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है पहला। दूसरा हमने क्या कहा कि इसे बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, फिर फर्दर बेकिंग पाउडर का ब्रेड या केक बनाने में यूज होता है। ठीक है, 2 यूज हो गए, लेकिन यूज तो बेकिंग सोडा का ही है। और तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर में, उसमें फायर को ऑफ करने के लिए वहाँ पर इसको यूज करते हैं। और कैसे होता है वो समझ आ गया आपको, एक्शन ऑफ एसिड होता है, वो CO2 बनाता है, और CO2 पूरी फायर को, ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फर्दर आग नहीं फैलेगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 यूज हैं जो आपको इसके याद रखने हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कंपाउंड या सॉल्ट, कौन सा है वो, ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, और केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो वॉशिंग सोडा है वो 2 तरह का होगा, एक तो होगा एनहाइड्रस और एक होगा हाइड्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पर जो ये 10H2O लिखे हुए हैं Na2CO3 के साथ, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, अब ये बनेगा कैसे, इसकी प्रिपरेशन क्या है, तो देखो सबसे पहला काम, मैंने आपको ये वाली प्रोसेस पहले भी बता रखी है, याद करो। जब हमने सॉल्वे प्रोसेस पढ़ी थी तो सॉल्वे प्रोसेस में एक स्टेप ये भी था, जिसमें हमने क्या कहा, अमोनिया, वाटर और CO2 मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बताओ, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाते हैं,
अमोनियम बाइकार्बोनेट। और उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब ब्राइन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनके तैयार हो गया। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट का आपने सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने क्या बनाया था बताओ, ये आप पढ़ चुके हो ना पहले। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, पहले आपने सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन पढ़ चुके हो। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट तक की जो रिएक्शन है ये तो आपने पहले पढ़ी है ना। कौन सी प्रोसेस है ये बताओ, सॉल्वे प्रोसेस। ये प्रिपरेशन में पढ़ी थी आपने सोडियम बाइकार्बोनेट की। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने पर क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो वॉशिंग सोडा है ये एनाइड्रस है फॉर्म में अपनी, इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और साथ में CO2 बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन हमें बनाना है क्या, हाइड्रेटेड। तो अगर एनाइड्रस होगा तो इसे सोडा एस बोलते हैं। और अगर आपको हाइड्रेटेड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर से ऐड कराना पड़ेगा। अब जब वाटर से ऐड कराओगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेगा। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें ये जो एनाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या बना लेगा, तो आंसर है ये एक ऐसा सॉल्ट बना लेगा जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट में ध्यान रखना ये इससे रिएक्ट नहीं कर गया है, केवल इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, ये जो प्रोसेस हमने करवाई है इसको कहते हैं वाटर, या तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे इसको, या रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो देखने में आपने जैसे वॉशिंग सोडा देखा है, घरों में सर्फ आप देखते हो ना, कपड़े धोते हैं इससे, तो वो जो सर्फ होता है वो उसमें आपको वाटर दिखाई देता है क्या, तो आंसर है नो, वाटर तो दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या वहाँ पर होता है, तो आंसर है हाँ होता है। जो वॉशिंग सोडा आप सर्फ लेकर आते हो वो उसका फॉर्मूला है क्या, Na2CO3.10H2O, ठीक है। वहाँ पर दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब इसका, देखो क्रिस्टलाइजेशन है क्या, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए Na2CO3 के साथ एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं तो हम कहेंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है NO2CO3 का, और इसका क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। इसी तरह से जिप्सम पढ़ोगे आप, जिप्सम का ये फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हमेशा एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर जुड़ा रहेगा, कितने, 2, तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। सिमिलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हाफ होती है ये वैल्यू। अब इसमें हमने कहा था क्रिस्टलाइन सॉल्ट विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखने में ड्राई लगेंगे लेकिन वहां पर वाटर का जो क्रिस्टल होते हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं बच्चों, एक तो होते हैं सॉल्ट, अगर ये ना होता तो हम इसको क्या कहते हैं, जस्ट सॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये सॉल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, इसके साथ ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और या हम इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलेंगे, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। अब ये कैसी कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है पहले इनको भी एक बार देख लो आप। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द फॉर्मूला ऑफ Na2CO3.10H2O। अब आपने इसके क्रिस्टल देखे होंगे, घर में आपने वॉशिंग सोडा देखा है तो आपने इनके क्रिस्टल भी देखे हुए हैं। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है। एयर का इसका अगर एक्सपोजर हो जाता है तब ये क्या बनाता है, तो आंसर है जब ये वॉशिंग सोडा है जब एयर से एक्सपोज होता है, मतलब ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो आंसर है ये वहाँ से मोनोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 10, और एयर से एक्सपोजर होने पर ये मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड है। और जबकि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेका मतलब 10, ठीक है, और बाकी के 9H2O बाहर निकाल देता है। क्लियर है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर अगर कम करना हो तो उसे किससे एक्सपोज कराना पड़ेगा, एयर से। कौन सा, हाँ जो आप कहते हो कि जो व्हाइट पाउडर जो हम जो यूज करते हैं वो यही होता है, सर्फ। लेकिन ये भी वॉशिंग सोडा है और ये भी वॉशिंग सोडा है, क्योंकि ध्यान रखना वॉशिंग सोडा दो फॉर्म में मिलता है, पहला होता है मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म और दूसरा होता है डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म। तो हैं ये दोनों सेम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस का मतलब क्या हो गया कि देखो डेकाहाइड्रेट का मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इफ्लोरोसेंस, ठीक है। इसको याद रखना, ये वाला वर्ड अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ एयर टू वॉशिंग सोडा, ठीक है, इज नोन एज इफ्लोरोसेंस, ठीक है। दूसरा वाटर में सॉल्युबिलिटी है, हाँ वो तो होगी ही, अगर नहीं होती तो फिर ये कपड़े धोने का काम कैसे होता है इनसे, है ना। तो वाटर में तो अच्छे से सॉल्युबल हैं। अब लेकिन ये बेसिक नेचर के हैं तो बेस बनाते हैं,
और एक कुछ वीक एसिड देते हैं। अब ये वाली रिएक्शन लगभग दूसरी तीसरी बार आ गई आपके सामने, रिएक्शन वही रिपीट हो रही है घुमा फिरा के। ये आपने पहले भी पढ़ी है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर से कराओ तो NaOH बन जाता है। ये आपने कहाँ पर पढ़ा है? देखो, एक तो आपने प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन भी हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किसी की कोई जो प्रिपरेशन है वो किसी दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हो तो ये उसकी प्रिपरेशन में लिखी जाएगी ये रिएक्शन, और यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी में लिख रहे हो? सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी भी दिखाता है वाटर में। क्या बनाता है बोलो? NaOH और कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाता है। हीट का एक्शन क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है, जब आप हीट कराओगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, उनके वेपर बनकर वो बाहर हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? सोडा एस। अब क्या ये वॉशिंग सोडा है? तो आंसर है हाँ है, लेकिन ये उसकी एनहाइड्रस फॉर्म है। यहाँ पर एक भी हाइड्रेटेड नहीं है। हाइड्रेटेड फॉर्म दो तरह की होती हैं, एक मोनो और एक डेका, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं है, एनहाइड्रस फॉर्म है, लेकिन इट इज स्टिल वॉशिंग सोडा, ध्यान रखना, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड से जब ये रिएक्ट करता है तब क्या करता है? तो आंसर है वॉशिंग सोडा जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन क्या आपने पहली बार पढ़ी है? ये रिएक्शन भी आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाते हैं तब भी पढ़ी थी ये रिएक्शन आपने, ठीक है। और ये प्रिपरेशन भी हो सकती है किसकी? सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में भी पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ है? तो आंसर है लॉन्ड्री में, कपड़े वगैरह साफ करने में यूज करते हैं लॉन्ड्री में, ठीक है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? वॉशिंग सोडा। रिमूव करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए उनके जैसे कपड़े धोने हैं आपको, है ना, तो वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर से ईजिली रिएक्ट कर जाता है और वहाँ से वो इम्प्योरिटी को दूर कर देता है और ईजिली झाग लेदर बना देता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर के साथ तो कोई भी बना सकता है, कोई भी सोप बना देगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ सोप लेदर नहीं बनाते हैं। अगर आप किसी बीच पर चले गए तो समुद्र के पानी में अगर आप अपना जो घर वाला सोप है उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो वाइट कलर का स्कम बना देगा, वहाँ पर वाइट वाइट हो जाएगा, आप देखोगे झाग ही नहीं बन रहा। और घर पर यूज करते हैं तो बड़े अच्छे से बनता है वो लेदर, वहाँ क्यों नहीं बन रहा? तो वहाँ पर क्या है? वो वाटर हार्ड वाटर है, वहाँ पर क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं। तो सोप उनसे रिएक्ट ना करके एक नया सब्सटेंस बना देता है जिसे स्कम बोलते हैं, जो वाइट कलर वाइट 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 हो जाता है उसे स्कम बोलते हैं, जबकि वॉशिंग सोडा उसके साथ रिएक्ट कर जाता है ईजिली। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास, पेपर, सोप, ये आपको यूज याद रखने हैं, ठीक है। तो फिर से वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा है मैंने, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बस Na2CO3। अब बट उसका जब हम फॉर्मूला कहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला की बातें हो गई। फिर बात आती है कि वो बनता कैसे है, कैसे बनाओगे बताओ? पहले सॉल्वे प्रोसेस से क्या करोगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट तैयार कर लोगे। कैसे करोगे? तो आंसर सर अमोनिया लेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे। फिर उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करवा देंगे तो बनके तैयार हो जाएगा क्या? Na2CO3 और NH4 जो बनेगा Cl वो अलग कर देंगे। तो Na2CO3 बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम? सोडा एस। दिस इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का क्या करवाओगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए कितने वाटर से रिएक्ट कराओगे? प्लस 10H2O, तो Na2CO3.10H2O बन के तैयार हो जाएगा। सही है, समझ आ रही बात? ये प्रिपरेशन तैयार करनी है। फिर बात आएगी इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो आप कहना कि ये तो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो हमने देखा है। और दूसरी बात, फिर आप कहना कि इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये वाटर में सॉल्युबिलिटी दिखाता है, जैसे कि इसको हीट करो तो मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, और ये एसिड से भी रिएक्शन देता है। एसिड से रिएक्शन देता है तब क्या करता है बच्चों? ये अब बड़ा है ना, आपने एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यूज की बात करें, लॉन्ड्री में यूज होता है, हार्डनेस को कम करने के काम आता है वाटर की, या अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। बस इतना तैयार करना है, हो जाएगा, आसान है। इसके बाद देखो एक और कंपाउंड पढ़ो आप, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। इसका केमिकल नेम क्या है?
कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट है ये, ठीक है। बट इसका फॉर्मूला अगर देखें तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो आंसर है एक जिप्सम है, जिप्सम एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा, CaSO4.2H2O, ये उसका फॉर्मूला है। तो जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला? CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने अपना टेम्परेचर रखा तो ये ब्रेक हो जाता है। इसके जो वाटर मॉलिक्यूल थे, हाफ मॉलिक्यूल इसके पास रह जाते हैं और 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। हाफ मॉलिक्यूल के साथ ये जो कंपाउंड है, ये जिप्सम ना कहलाकर क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाती है। POP आपने देखा भी हो, घरों में हम लोग डिजाइन बनाते हैं उससे कुछ ना कुछ ऐसे सीलिंग पे बना देते हैं, या स्टैच्यू बनाने का काम आता है, टॉयज बनाते हैं। टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज अबव 100 डिग्री सेल्सियस एज अदरवाइज इट गिवन अ एनहाइड्रस एनहाइड्रस CaSO4। मतलब आप अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो इसके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा में हो रहा था ना, .10H2O था, हीट करा, सारे के सारे बाहर निकल गए, तो ऐसे इसमें हो जाएगा। तो अगर ये सारे बाहर निकल गए तो ये अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मत लेकर जाओ अगर आप POP बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले गए तो इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, एनहाइड्रस CaSO4 होगा जिसका नाम होगा डेड बर्न प्लास्टर विच डज नॉट सेट विद वाटर। देखो POP का काम क्या है? POP को जब वाटर में मिलाया जाता है, POP के साथ क्या मिला दिया जाता है? वाटर, तो वो एक हार्ड मास बनाता है। क्या बना देगा? एक हार्ड मास। उस हार्ड मास का नाम क्या होता है? तो ये रिएक्शन ऐसे चलती है, इसको हीट करोगे तो ये मिलेगा और इसमें पानी मिला दोगे तो ये मिलेगा। ये इसकी इकलौती केमिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इस बात को। POP की इकलौती केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो आंसर है कि जब POP को वाटर मिला देते हैं तो क्या बना देता है वो? जिप्सम। और जिप्सम क्या है? एक हार्ड मास। वो हार्ड मास नहीं होगा तो सीलिंग पर जो आपने डिजाइन बनाई है वो चिपका ही नहीं रहेगा वहां पर। तो हम POP का लाते हैं, POP लेकर आए, उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाकर डिजाइन बना दी, अब वो क्या बन गया वहां पर? सीलिंग पर POP नहीं है, वो क्या बन चुका है? जिप्सम। वो एक हार्ड मास बन गया, वो चिपका रहेगा वहां पर। और अगर आपने जिप्सम, जब POP जब बना रहे थे तो अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर करके तब POP बनाया तो वो POP तो बनेगा लेकिन उसे डेड बर्न POP कहेंगे। और उस केस में जब आप उसमें वाटर मिलाओगे तो वो कभी हार्ड मास बनेगा ही नहीं, तो वो फिर इन जो इसके यूज हैं उसमें काम नहीं आएगा। जैसे कि सीलिंग में डिजाइन वगैरह बनाने के, स्टैच्यू वगैरह बनाने के, टॉयज वगैरह बनाने के, इनमें से किसी काम में नहीं आएगा वो, ठीक है। POP क्या है? एक वाइट पाउडर है। POP को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो जिप्सम एक हार्ड मास बना देता है और इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको फ्रैक्चर, जब बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर लगाते हैं, तो वो प्लास्टर किससे बनता है? तो आंसर वो जिप्सम है, POP नहीं। ध्यान रखना वो तब तक POP है जब तक वाटर नहीं मिला है, ठीक है। अब कभी आपने देखा होगा अगर प्लास्टर वो लगाता है तो जो उसके पास पट्टी की फॉर्म में रहता है, उसके पास ऐसी लेयर्स हैं, उस लेयर में थोड़ा पानी लगाएगा, हाथ पर ऐसे लगा दिया, मान लो हाथ का फ्रैक्चर जॉइंट करना है, ठीक है। तो ऐसे वो जो पट्टी होगी तब तो ड्राई होगी, वो किससे बनी हुई है? उसमें पानी डाला, पानी मतलब थोड़ा पानी लगाएगा, ऐसे पट्टी को चिपका देगा, फिर पानी लगाएगा, फिर चिपका देगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे 1 या 2 घंटे बाद वो बिल्कुल हार्ड मास हो चुका होगा। फिर उसको फिर नहीं दबा पाओगे आप उसको, फिर वो उसको सेट करके रखेगा हाथ को उसी पोजीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। इसका यूज जब कर लिया जाता है तो ये बन जाता है, और हमेशा इसका यूज करने के लिए पानी मिलाना ही पड़ेगा। सूखे पाउडर से थोड़ी कुछ बना दोगे, सूखे पाउडर से जॉइंट करोगे क्या प्लास्टर बना दोगे? सूखे पाउडर से क्या टॉय बना दोगे? पानी बनाओगे ना, पानी मिलाओगे, स्टैच्यू बनाओगे या कुछ भी चौक बनाओगे। अब जैसे चौक बनाना है आपको, तो चौक बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा वाटर का अमाउंट ऐड करना ही पड़ेगा POP में। पाउडर से थोड़ी लिख दोगे चौक पे, है ना। आ रही बात समझ में? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2, ठीक है। अब बनता कैसे है? तो आंसर है जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो जाता है। जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो बनेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O, चाहिए। ये एक वाइट कलर का पाउडर है जिसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो जिप्सम बन जाता है, एक ब्लैक कलर का हार्ड मास बन जाता है, ठीक है। ब्लैक कलर का नहीं कहना चाहिए मुझे, इन जनरल वो वाइट कलर का अगर है तो वाइट कलर का ही वो हार्ड मास बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला है, ये याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करने पर वो वाटर में सेट नहीं होता है। यूजेज जो हैं वो आपको पता ही है, फ्रैक्चर को ज्वाइन करने में, टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव डिजाइन बनाने में, चौक बनाने में, इनमें यूज किया, ठीक है।